साथियों नमस्कार। आज आपके बीच फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम अप्रोच है पर सभी लोग ग्रुप स्टडी के माध्यम से आए हों। तो यदि आपको हम लोगों का प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें और अपना महत्वपूर्ण सुझाव दें। तो आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोग पॉलिटी का अभी सीरीज चल रहा है, तो उसी की सीरीज के अनुरूप आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, हमारे साथ हैं शशांक भाई, सोनू भाई और गुड्डू भाई। नमस्कार कीजिए सभी आदमी जी। नमस्कार ऑनलाइन साथियों। ठीक, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है जी। और अनुच्छेद 36 से 51 तक, और ये कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व का मूल उद्देश्य क्या है? राज्य ये लागू करती है अपने कल्याणकारी राज्य के लिए, कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मूल उद्देश्य है कि राज्य जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, और कल्याणकारी राज्य की स्थापना मतलब हो गया आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक राज्य का विकास हो। ठीक है, आर्थिक न्याय 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो राज्य का विकास जो हो वो हो कैसा? सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक विकास हो। इसके बारे में जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम लोग समझेंगे। और ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आइए इसमें जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 38, जिसमें कहा गया कि राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। वही जो हम लोग चर्चा किए हैं कि राज्य क्या करेगा? लोक कल्याण के लिए, सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए क्या करेगा? एक सामाजिक व्यवस्था करेगा, एक ऐसा समाज बनाएगा जिसमें सबके लिए सब कुछ समान हो, ना कि किसी के साथ भेदभाव हो। ठीक है, एक ऐसा राजनीतिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सबके लिए सब कुछ समान हो, एक ऐसा आर्थिक परिवेश बनाएगा जिसमें सबके लिए सब कुछ समान हो। ठीक है, अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करेगा कि सभी पुरुषों एवं स्त्रियों को जीविका के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। सभी जो स्त्री और पुरुष है उसके लिए अपनी जीविका, अपने आजीविका चलाने के लिए पर्याप्त साधन का व्यवस्था करेगा। पुरुषों एवं स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, पुरुष और स्त्री के लिए जो भी काम अगर समान कार्य कर रही है तो उसके लिए वेतन कभी समान हो, ना कि स्त्री और पुरुष के साथ भेदभाव हो, किसे ज्यादा ऐसे कम मिले, सबके लिए समान हो। तथा उसके बाद आइए अनुच्छेद 39 में कहा जाता है, 39 से क में, कि राज्य लोगों के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। राज्य लोगों के लिए क्या करेगा? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता जो है सहायता प्रदान करे। निःशुल्क विधिक सहायता से क्या मतलब है? मतलब अगर आपको कोई कानूनी सलाह चाहिए या कोई मतलब वकील वगैरह रख आप एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो राज्य आपके लिए निःशुल्क आप वो मतलब वकील प्रोवाइड करवाएगी राज्य आपको। यानी कि निःशुल्क जो है आपको विधिक सहायता का ये अर्थ हुआ कि अगर आप एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप वकील को नहीं रख पा रहे हैं, आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो राज्य आपको विधि सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, अनुच्छेद 40 में कहा जा रहा है कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में संगठित करेगा। राज्य क्या करेगा? ग्राम पंचायत का जो है एक गठन करेगा। ये जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं उसकी जो है सोच को यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि महात्मा गांधी भी जो है आपको ये मतलब कि ग्राम पंचायत जो है मतलब कि उसके समर्थक थे। तो प्रत्येक राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो एक ग्राम पंचायत का गठन करेगा, ग्राम पंचायत का गठन करेगा। अभी जो हम लोग देख रहे हैं मुखिया, सरपंच, समिति, ये जो पंचायत में हो रहा है ये अनुच्छेद 40 के तहत ही है। आइए अब अनुच्छेद 41 को पढ़ते हैं हम लोग। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के लिए शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनह प्रवाह की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने की प्रभावी उपबंध करेगा। अनुच्छेद 41 के तहत है कि अभी जो हमारे राज्य में चल रहे अन्य जो कार्य हैं, जैसे कि आपको विधवा पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, ये राज्य जो है लोगों को मतलब अनिवार्य लोगों को जो इसके लिए हकदार हैं उसे उपलब्ध कराएगी।
ठीक है। अनुच्छेद 42 कहता है कि राज्य काम की न्याय संगत और मनोचित दिशाओं की को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 42 में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य क्या होगा, प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा। जैसा कि आप लोग देखिएगा कि आंगनबाड़ी में क्या होता है, आयरन की गोली दिया जाता है, और जो है एक और जो है लोहा फोलिक एसिड का भी सेट गोली दिया जाता है, आयरन का और कोई एक गोली दिया जाता है, ठीक है, 2 तरह का गोली दिया जाता है उसमें। तो राज्य ये सब जो है, और अन्य तरह के प्रसूति सहायता, जैसे कि सरकारी जो है मतलब कि अस्पताल में अगर शिशु का जन्म हुआ तो वहाँ पे राज्य अपने स्तर पे जो है सहायता प्रदान करती है माता को, हाँ, कुछ पैसे रुपया 6,000 के आसपास है तो उपलब्ध कराती है। तो इस प्रकार की प्रसूति सहायता जो है राज्य उपलब्ध कराएगी। उसके बाद आइए हम लोग अनुच्छेद जो है 44 को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 44 में कहता है कि राज्य जो है भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता उपलब्ध कराएगी, जैसा कि अभी गोवा में सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता जिसको कहा जाता है, वो गोवा में है। और फिलहाल अभी कहाँ पे बात चल रही है, उत्तराखंड में चल रही है। किस समिति की सिफारिश पर? नहीं, रंजना देसाई की समिति की सिफारिश पर। अनुच्छेद 45 में जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है कि राज्य 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के पूर्व जो है बाल्यकाल की देखरेख और शिक्षा देने का प्रयास करेगा। 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के पूर्व बाल्यकाल, आंगनबाड़ी वगैरह हम लोग जानते हैं कि बच्चे का देखरेख प्लस शिक्षा भी वहाँ जी मिलता है। ठीक, तो 6 वर्ष तक के आयु के बच्चे को राज्य क्या करेगा, जो है निःशुल्क शिक्षा देखरेख उपलब्ध कराएगा। ठीक है, और ये जोड़ा गया है आपको 86वें संविधान संशोधन 2002 के समय, अटल बिहारी वाजपेयी के समय। ठीक है, आइए अनुच्छेद 47 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि राज्य पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का प्रयास करेगा और साथ ही मादक द्रव्यों और हानिकारक औषधियों को निषेध करेगा। राज्य क्या करेगा, पोषाहार को ऊंचा करेगा, मादक पेय पदार्थ पर प्रतिबंध लगाएगा, और साथ ही क्या करेगा कि मादक पेय पदार्थ पर प्रतिबंध लगाएगा। जैसे कि अभी बिहार जो है, बिहार में क्या बंद है, शराब बंद है, तो ये अनुच्छेद 47 के तहत ही बंद है बिहार में जो शराब। अनुच्छेद 48 कहता है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक ढंग से संगठित करने और दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने की कदम उठाएगी। राज्य क्या करेगा, कृषि और पशुपालन को क्या करेगा, आधुनिक ढंग से इसका मतलब देख-रेख करेगा, और प्लस मतलब दुधारू पशु पे वध जो है इसी पे है, उस पे रोक लगाएगा। ठीक है, राज्य क्या करेगा, कृषि को जो है आधुनिकीकरण करेगा, कृषि का क्या करेगा, आधुनिकीकरण करेगा, और साथ ही जो दुधारू पशु है जैसे गाय है, भैंस है, उसके वध पर रोक लगाएगा, जिससे क्या होगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा दूध उपलब्ध हो सके। ठीक है, अनुच्छेद 48 में कहा जाता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। राज्य क्या करेगा कि पर्यावरण की रक्षा करेगा एवं वन्य जीवों का जो संरक्षण है वो 48 के क के तहत है, 48 के क के तहत है, जिसमें क्या करेगा कि पर्यावरण की रक्षा करेगा, पेड़ जो है पेड़ पौधे की रक्षा करेगा कि देखा जाए कि कहीं इसका कटाई नहीं हो रहा है, मतलब कि ये करके क्या कहते हैं आपराधिक रूप से अवैध रूप से कटाई नहीं हो रहा है। साथ ही वन्य जीव का जो है संरक्षण करेगा कि जैसे हाथी के दांत के लिए हाथी को मारा चले जाता है, तो कुछ जो है जानवरों के चमड़े के लिए उसको मारा चला जा रहा है, तो उन सब चीज़ों पर राज्य क्या करेगा, निगरानी करेगा, रोक लगाएगा और कड़े प्रतिबंध लगाएगा। ठीक है, 48 के क के तहत, क्योंकि देखिए पर्यावरण के लिए हर एक चीज़ जरूरत है। ठीक है, पेड़ पौधा है तो हमें सांस मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, तो हर एक चीज जरूरत है। अनुच्छेद 39 में कहा जाता है कि अनुच्छेद 49 में कहा जाता है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को, स्थानों और वस्तुओं के क्या करेगा, संरक्षण करेगा। जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, जैसे हमारा अभी ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, इसका क्या करेगा, संरक्षण करेगा, देखभाल करेगा, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र का एक गौरव है। अनुच्छेद 50 कहता है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगी।
क्या करेगा, राज्य जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका को दोनों को पृथककरण करेगी, अलग अलग रखेगी, ठीक है। और अनुच्छेद 49 में जो कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को, तो इतिहास है, इतिहास जैसे स्मारक जो है पुराना स्मारक जैसे लाल किला, ये ताजमहल के बारे में चर्चा किए, वो हमारा इतिहास है और उसको जितने अच्छे से हम संजो के रखेंगे हमारा इतिहास उतना ही मजबूत बनना रहेगा, ठीक है, और हम उसे सदियों तक याद करके रखेंगे। अनुच्छेद 51 में क्या कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति। अंतर्राष्ट्रीय शांति, राज्य ऐसा अपने आप को बना के रखे, यानी वासुदेव कुटुंब का जो ये है वाक्य है, इसी से आता है अनुच्छेद 51 से, ठीक है, कि राज्य एक ऐसा मतलब कि वातावरण बना के रखे जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे, ठीक है, अपने पड़ोसियों से, अपने मित्रवत देश से एक कुटुंब जैसी भावना बना के रखे, ठीक है। तो आइए और आगे हम लोग पढ़ते हैं कि 42 हाँ, तो इसके जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत कुछ और अनुच्छेद हैं जो कि इसी तरह के हैं, जैसे अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350 में कहा जाता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए। अनुच्छेद 351 में कहा जाता है हिंदी जो है, हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना चाहिए। अब देखिए हम लोग जो है मौलिक अधिकार को भी पढ़ चुके हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भी पढ़ चुके हैं, तो दोनों में क्या एक विशेष अंतर है, इस पे हम लोग एक प्रकाश डालते हैं। आइए, जैसे नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात करें तो न्यायालय द्वारा प्रभावित नहीं होगा, परिवर्तित नहीं करा जा सकता, यानी आप इसके विरुद्ध न्यायालय नहीं जा सकते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार क्या है कि ये न्यायालय में परिवर्तित है, न्यायालय आप जा सकते हैं न्यायालय। अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है आप न्यायालय जा सकते हैं। अगर यदि आपके मौलिक अधिकार का किसी न किसी प्रकार से हनन हो रहा है तो आप न्यायालय जा सकते हैं और ये न्याय योग्य है। लेकिन अगर आपको ये राजनीति में आपका अगर हनन हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, तो प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय नहीं, ठीक है, आपको न्यायालय की ओर से कोई किसी तरह का मदद नहीं मिलेगा। दूसरा है इसकी प्रवृत्ति सकारात्मक है, राज्य के नीति निर्देशक की प्रवृत्ति कैसी है, सकारात्मक है, लेकिन मौलिक अधिकार की प्रवृत्ति कैसा है, नकारात्मक है, ठीक है। सकारात्मक इसलिए है क्योंकि ये जो राज्य के विवेक पर निर्भर करता है और हम लोग असमंजित रहते हैं, ठीक है, कि राज्य अच्छा से अच्छा एक ऐसा मतलब कि माहौल बनाए जो कि जिसके बारे में अनुच्छेद 39 में लिखा है कि राज्य कल्याणकारी माहौल बनाएगा राज्य का, ठीक है, तो इसीलिए सकारात्मक है। इन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लिखा है इन्हें केवल नैतिक शक्ति प्राप्त है। इन्हें क्या है, केवल नैतिक, क्योंकि ये राज्य की नैतिकता पर निर्भर करती है। लेकिन मौलिक अधिकार का क्या है कि इन्हें कानूनी शक्ति प्राप्त है। यदि आपका मौलिक अधिकार हनन हो रहा है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व है इनका उपयोग राज्य के लिए है। नीति निर्देशक तत्व का उपयोग किसके लिए, राज्य के लिए। लेकिन मौलिक अधिकार का उपयोग क्या है, नागरिकों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार खुद का है। नीति निर्देशक तत्व में है कि इनका उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसका क्या उद्देश्य है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। और मौलिक अधिकार है कि इनका उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो ये इनमें जो है प्रमुख जो अंतर था हम लोग इसके बारे में चर्चा किए हैं। तो ये हम लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं हम लोग ने इसके बारे में चर्चा की है। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो अपना महत्वपूर्ण सुझाव जरूर दें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।